जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स से क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं इसे प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर को। ये मॉक टेस्ट पेपर आपकी प्रैक्टिस को जज करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है अभी तक। ओके, यदि नहीं भी आपने आपकी प्रैक्टिस को आप जज कर पा रहे तो प्लीज डोंट माइंड, आप परेशान ना होइए, बस अपने कंसेप्ट को समझिए। जितना आपने पढ़ा है यहाँ पे हम पूरे आपके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए, अब इसमें ये पता करना हो कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए आइए रीड करते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ for a square matrix a square minus a plus i is equal to 0 then a inverse equal। तो आपसे पूछा गया है कि a inverse किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है। मैट्रिक्स का पहले क्वेश्चन आपको गिवन कर दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का ये वाला। और पूछा भी जाता है इस तरह का एक क्वेश्चन कि आपको एक मैट्रिक्स अलजेब्रिक गिवन की हुई उसने a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इक्वल टू 0 और आपसे a इनवर्स पूछा है। तो a इनवर्स पूछा क्या गया है, a इनवर्स आपको अब क्या करना है, जो पूछ लिया गया आपसे रिक्वायरमेंट है ए इनवर्स की, उसी से आप इस पे मल्टीप्लाई कर लीजिए ए इनवर्स से। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस का ए इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, आई होप किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आप आपने क्या देखा, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स है, तो 2 इंटू माइनस 1, तो आपके पास क्या बचा ए मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स और उसके इनवर्स के उसके साथ प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि आइडेंटिटी गेट होता है, प्लस किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से प्रोडक्ट कर दी जाए तो आपको पता है कि वही मैट्रिक्स गेट हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या, फाइनली आपको इसको यही रोक देना है ए इनवर्स को, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इनवर्स ही रोक दिया, बाकी आपने ऑल टर्म्स को इधर ले गए, तो आपके पास फाइनली गेट हो गया आई माइनस ए। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि a इनवर्स कितना गेट होता है आपको फाइनली i माइनस ए, और इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, i माइनस ए, ऑप्शन सी। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके पास कंसेप्ट नंबर यहाँ पे चल रहा है दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है वो क्या है समझेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि यदि a एंड b आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझिए, देखो क्या कहता है नॉन स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को आपको पता है कि मैट्रिक्स के जो है ना कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपने पढ़ भी रखा है। लेकिन सॉल्यूशन वाले मैट्रिक्स में हम यदि डिस्कस करें आपसे, तो मैट्रिक्स में इसने बताया आपको यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले इसके बारे में समझेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक क्या होता है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे आप लोग। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कॉल करते हैं, वो मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, उसे आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स इसके कॉल करते हैं आप लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स आप उसको कॉल करते हैं जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसे आप सिंगुलर मैट्रिक्स कॉल करते हैं। आइए अब समझते हैं कंसेप्ट में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट थी, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों ही केस मैट्रिक्स के, यानी ए बी और बी बी दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, और उसने कहा कि देन फाइंड कीजिए ए बी की इनवर्स का पावर होल इनवर्स। यानी आपसे पूछा क्या गया कि भाई ए बी का इनवर्स का होल इनवर्स कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले आप एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, वो प्रॉपर्टी में समझा देता हूं, पहले समझिए। एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि यदि हम ए बी के होल इनवर्स के बारे में बात करें तो हम रिवर्स लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, रिवर्स लिखते हैं। पहले हम बी का इनवर्स लिखेंगे और फिर हम ए का इनवर्स लिखेंगे। ओके, एक चीज आपको पता, दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी आपको, यहां बात समझिएगा। यदि कोई मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स है और उसका भी होल इनवर्स आ जाए, तो उम्मीद करूंगा कि वही मैट्रिक्स आपको फाइनली गेट हो जाता है। उम्मीद करूंगा ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, रिक्वायरमेंट क्या है, कि रिक्वायरमेंट ये है कि ए बी का जो होल इनवर्स का होल इनवर्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो रिवर्स चलेंगे, पहले इनवर्स लोग लगाएंगे,
इनवर्स लोग में रिवर्स चलते हैं। पहले क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे बी का इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे ए का। तो यानी बी का इनवर्स का होल इनवर्स इनटू ए का होल इनवर्स। क्लियर हो गई मेरी बात। अब जब किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का होल इनवर्स आ जाए तो उसे वही मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, तो बी इंटू ए का होल इनवर्स। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। देखिए चेक करते हैं कि पहला ऑप्शन लिखा ए इनवर्स बी, नहीं ये नहीं है हमारे पास। फिर लिखा बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बी ए का इनवर्स, तो उम्मीद करेंगे ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो उम्मीद करो तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि स्पीड कम है हमारी, तो आपके पास सेटिंग में यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप स्पीड उसकी 1.25x कर सकते हैं, 1.50x कर सकते हैं, 2x पे भी देख सकते हैं, एज योर चॉइस। ठीक है, जैसे भी आपको लग रही होगी। आपको यदि मुझे लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो आप उसमें जाके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 पॉइंट्स गिवन के P, Q एंड R आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो देन x इज इक्वल टू। अब बात करते हैं कोलिनियर की। कोलिनियर का कंसेप्ट समझिए क्या होता है। कोलिनियर क्या कहना चाह रहा है, आपको कोलिनियर के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि कोलिनियर क्या कहना चाहता है। देखिए बेटा, कोलिनियर के बारे में आपने अभी इसमें पढ़ी होंगी एप्लीकेशंस, किसमें, डिटरमिनेंट में। वहां पे आपने समझा होगा इसके बारे में। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आपको वर्टिसेस गिवन हो ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 एंड y1, एंड बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 और y2, और सी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x3 और y3। और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका एरिया क्या होता है, तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का इन डिटरमिनेंट फॉर्म में 1/2 होल डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1 होल डिटरमिनेंट। ठीक है, ये आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल समझा था। अब यदि मैं इसमें बात करूं आपसे, यदि वो कह रहे कि सिंस कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यदि वो आपसे कोलिनियर कॉल कर देता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि गिवन दीज पॉइंट लाइज ऑन ए वन लाइन। ओके, तो कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। इट्स सेंस 1/2 को आप 0 में भेज दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, होल डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया रिक्वायरमेंट जो थी वो यही थी कि कोलिनियर वर्ड आ गया था, तो यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन को लाइज कर रहे होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। तो जब ये एक ही लाइन पर होंगे तो कोलिनियर होगा, तो इसका मतलब कि इनके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सॉल्यूशन होगा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस वाले फॉर्मेट में पुट कर दीजिए आप लोग। इसमें पहले चूज कर लीजिए, देखिए क्या है पहले आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है आपके पास, जो P है कोऑर्डिनेट वो लिखा उसने 2x, x प्लस 3, एंड जो Q उसने लिखा है आपको वो लिखा है 0, x, एंड जो R उसने आपको डिफाइन किया है वो कितना है, x प्लस 3, x प्लस 6। अब आप इसमें एक काम कीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 डिफाइन कर लीजिए। आपको पता है फर्स्ट पॉइंट हमेशा x1 और दूसरा पॉइंट हमेशा y1, ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3 होगा। तो फॉर्मूला फिट कर दीजिए जो आपने फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यहां पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं पुट, क्या बनता है देखिए, 2x x प्लस 3 0 x प्लस 3 एंड x प्लस 6। ठीक है, होल डिटरमिनेंट, सॉरी इसमें आ जाएगा अब आपके पास x प्लस 3, ठीक है, और 0x x प्लस 3 x प्लस 6 1 1 1 का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब आपने इसे सीखा होगा एक्सपेंड मेथड। मैं इसमें एक्सपेंड किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। इसमें जो एक्सपेंड कर रहा हूं बाई r1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूं। कैसे करते हैं थोड़ा समझेंगे आप लोग आराम से। देखिए पहले मैंने लिया पॉइंट 2x, ये ले लिया 2x को लिखिए, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, यानी इसको और इसको हाइड कर दीजिए। अब डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव ले लीजिए। तो कितना हो गया आपके पास, x माइनस 6, अब माइनस x प्लस 3 लीजिए। अब फर्स्ट रो
एंड सेकंड कॉलम ऐड कीजिए, 0 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो ये हो गया 0, और x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो माइनस का x माइनस का 3, ठीक है। फिर प्लस 1 लीजिए, प्लस 1 से कीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐड कर दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई x प्लस 6 से कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास ये बताइए, 0। और जब आप x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आपके पास फाइनली कितना मिलेगा, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 3x इक्वल टू 0। यहां से आपसे x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितना बचा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे देखिए कितना रह गया, अब 2x की मल्टीप्लाई जब माइनस 6 से होगी तो डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस का 12x, ओके। अब ये तो हो गया सारा का सारा 0। देखिए x प्लस 3 यहाँ पे, सॉरी 0 बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हेड, तो ये हो गया आपके पास माइनस x माइनस 3, माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बचा आपके पास माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 3x इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे देखिए कितना है, माइनस का 12x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0। x स्क्वायर से आपने x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया है, 9 देखिए माइनस का 12x प्लस का 6x ऐड होकर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 6x बचेगा, माइनस 6x और माइनस 3x ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस के 9x, माइनस का 9x, अब आपके पास प्लस का 9 है और कोई नहीं है यहाँ पे, तो प्लस 9 को इस साइड ले जाए तो माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1, क्योंकि माइनस 1 से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, यानी कितना आ गया आपके पास 1 आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे तरीके से पूछा गया है और ये कई बार बोर्ड में डिस्कस भी किया गया है, ठीक है ना, दिल्ली में भी किया गया है, वेस्टर्न में, ओके। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा समझेंगे क्या ना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन fx ग्रेटेस्ट इंटीजर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक, where greatest integer denotes the greatest integer less than or equal to x is continuous। इस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, continuous है, is continuous। अब continuous है तो समझेंगे किस ऑप्शन पे continuous होगा, वो पूछ रहा है। 1 पे continuous होगा क्या, 1.5 पे continuous होगा क्या, -2 पे continuous होगा क्या, या 4 पे continuous होगा क्या। देखिए पहले मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, इस बात को लेकर देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, एक चीज हमेशा याद रखना है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इज नॉट कॉन्टिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीजर वैल्यूज। जितनी भी इंटीजर वैल्यूज होती हैं उन सभी इंटीजर वैल्यूज पर क्या होता है, इज कॉन्टिन्यूअस होता है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब इसमें देख लो कितनी इंटीजर वैल्यू आ रही है, 1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, तो बचा कौन 1.5, तो यानी इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपसे कॉन्टिन्यूअस पूछा है, सीधा सीधा ऑप्शन में लगाएंगे टिक, क्या होगा 1.5 पर ये फंक्शन क्या होगा, इज ए कॉन्टिन्यूअस होगा, करेक्ट। बढ़ते हैं हम आगे। वैसे आपको पता होना चाहिए, एक बार समझो, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन उन्होंने लिखी कि जो एक ऐसा इंटीजर जो लेस देन और इक्वल टू एक्स हो। जैसे पूछूं भाई आपको बताना है कि मैंने पूछा कि 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 5.7 की, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वल टू इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी इंटीजर हो और एक्स से लेस देन इक्वल हो, या तो इंटीजर हो या एक्स से लेस देन हो, ठीक है ना। अब ये इंटीजर तो है नहीं क्योंकि 5.7 है, तो इसे हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा। इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5.7 से लेस देन नंबर लेना पड़ेगा। 5.7 से लेस देन कौन होता है, 5 होता है। तो यस, इसका ग्रेटेस्ट यानी 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई है। इसी तरीके से यदि मुझे बात करनी हो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि 3.2 इट इज नॉट ए इंटीजर नंबर, क्योंकि इक्वल में इंटीजर लिखा जाता है, तो यहां 3.2 इंटीजर तो है नहीं, यानी इससे लेस देन नंबर लेना पड़ेगा। तो लेस देन नंबर क्या होगा, 3.2 का लेस देन कितना होगा, 3.2 होगा। उम्मीद करूंगा ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। यदि मैं पूछूं कि भाई बताओ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर 1 ही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 ही होती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। अब
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और मैंने आपको इसका जवाब भी बता दिया कि किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपको पता लग ही गया होगा कि 1.5 पे फंक्शन क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। ओके, अब दोस्तों एक बात समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके इसका सॉल्यूशन देंगे कि एनसीईआरटी में पूछा गया है कि भाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए कि ऑल इंटीजर वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस होता है या कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके बारे में ये एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है और पूछा भी गया है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, यदि आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि हमें हमारा टारगेट है कि आपके को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने। इन मॉक टेस्ट के केसेस में सिर्फ मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले। ठीक है ना, बहुत ही जल्द एक सीरीज और लेके आऊंगा मैं एग्जाम से पहले पहले, जिसमें मैं बहुत ही जल्द डिक्लेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट पेपर में। ठीक है ना, उसको जरूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट भी होगी, एसेंशियल क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर जो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और उनके चांसेस हो सकते हैं मे बी कि वो इस साल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था 5 में, उसने क्या लिखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एबीसी आर गिवन। जब आपको वर्टिसेस गिवन होते हैं तो ध्यान से समझेंगे, ये केस होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए जब वर्टिसेस गिवन होते हैं। अभी हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था डिटरमिनेंट की हेल्प से, वो हमारे पास कंसेप्ट था। लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस चीज का पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन को हम चेक करें कि ऑप्शन में क्या आ रहा है, सभी ऑप्शन में वेक्टर आ रहा है, तो यानी जो ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है ये वेक्टर्स के रिलेटेड पूछा गया है। अब आपको बेसिकली ध्यान होनी चाहिए बातें। देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स वहां बताए गए थे कि यदि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका होता था 1/2 एडजेसेंट साइड्स होती थी वहां ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ वहां पे पैरेललोग्राम आता था आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड करके निकालते थे वहां पे आप। यदि वहीं से आपसे पूछ लिया जाता था कि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रखा हो और लेकिन आपको गिवन हो वहां पे क्या, डायगोनल गिवन हो, गिवन कर रखे हो उसने डायगोनल, ये तो एडजेसेंट साइड के साथ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड्स। और यदि आपको डायगोनल गिवन हो जाए उसके केस में, तो डायगोनल के केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, बस 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगाते हैं। लेकिन यदि हमें वर्टिसेस गिवन हो जाए तब वर्टिसेस के केस में हम कैसे काम करेंगे, अब ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना, जब हमें वर्टिसेस के बारे में बात करनी है तो साइड्स के बारे में, साइडों के बारे में तुम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब हमें साइड गिवन होती है तो उस केसेस में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लगाते हैं समझिए। देखिए, जब हमें साइड गिवन जो सॉरी वर्टिसेस गिवन होते हैं, तो वर्टिसेस जब गिवन होते हैं तो उसके बिहाफ पर हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे उससे समझिए। आप इसमें से किसी भी एक वर्टेक्स में किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। मैंने कहा सपोज दैट मैंने ए को फिक्स कर लिया। यदि आपने ए को फिक्स कर लिया तो आप ध्यान से समझना इस बात को। ए फिक्स हो गया तो अब ए से निकालेंगे डायरेक्शन, ए से डायरेक्शन निकली ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये आप निकालेंगे और डिटरमिनेंट लगा के इसका मैग्नीट्यूड करके 1/2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये निकल गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बात समझ में हो गया। यदि आपको ऐसे नहीं, आपको बी को फिक्स करना है तो बी को फिक्स कर लीजिए, हाँ तो फिर दो डायरेक्शन निकालेंगे आप। बी को फिक्स करके, बी को इसे ओरिजिन कह दिया तो बी को फिक्स कर दिया तो यानी क्या बनेगा यहाँ से, बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, और चाहे तो आप इसमें जिसको भी चाहे उसको फिक्स करके आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बना सकते हैं जब गिवन हो वर्टिसेस। तो उम्मीद करूंगा कि आप देख रहे होंगे इसके ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर भी आ रहा है, ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर भी आ रहा है, लेकिन इनके बाहर देखो 1/8 1/4 और इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या आता है 1/2 आता है, तो दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपको, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है आपको, जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन की हुई है और उसका ऑर्डर और डिग्री का सम पूछा गया है। ऑप्शन दिया 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 0 होगा। पॉज द वीडियो और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं, समझते हैं। अब इसको देखेंगे ध्यान से। उसने कहा डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर क्यूब। मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। क्या करना है इसका, डिफरेंशियल। तो करते हैं डिफरेंशियल जैसे नॉर्मली आप करते गए हैं। भाई मुझे आप एक बात बताइए, यदि मुझे डिफरेंशियल करना हो x की पावर 5 का, तो क्या करोगे, डिफरेंशियल पावर साइड में लिखोगे और एक कम करके ऊपर लिख दोगे, दैट्स ऑल। x की पावर 5 का डिफरेंशियल आ गया। तो इसी तरह से अपने माइंड में x पढ़ लो। जब जैसे आपने x पढ़ लिया तो बताओ x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, पावर साइड में 1 लेस ऊपर, dy अपॉन dx का स्क्वायर। और जिसको अपने माइंड में x पढ़ा, अब उसका डिफरेंशियल करेंगे। आपने अपने माइंड में किसको x पढ़ा है, dy अपॉन dx को x रीड किया है। जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया, अब उसका अगेन डिफरेंशियल कर दीजिए। जब आप इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन dx का, तो बन जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको मेरी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो अब एक बात समझो, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, x का डिफरेंशियल यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया भाई, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है। डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर देख लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी आ गई आपके पास, इसमें 1 आ गई। पावर कितनी आ गई है, 1। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। अब इसने कहा इन दोनों का सम बता दो। तो इसका जब तुम सम करोगे तो कितना आ जाएगा, सम 3 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपको ये डिग्री वाला कंसेप्ट आता होगा। चलो अब ये टॉपिक आ गया ऑर्डर और डिग्री का, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। उससे थोड़ा टॉपिक को समझना कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ऑर्डर और डिग्री का क्या कंसेप्ट होता था वो आपको भी पता है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है और डिग्री का मीनिंग क्या होता है। देखिए जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में और जो डिग्री होती है वो क्या होती है, दोनों में मीनिंग समझेंगे। ऑर्डर को हम किसे बोलते हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यानी x का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कितनी बार हो रहा है वो आपको बताना होता है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर बोलते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम बोल देते हैं ऑर्डर। ठीक है। लेकिन डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। साथ में ये कैसी होनी चाहिए, ये रूट्स फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रूट्स होनी चाहिए। ये भी चीज ध्यान रखना, फ्री फ्रॉम रूट्स, यानी रूट में कभी भी आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ये भी एक चीज पॉइंट होता है इसमें। दूसरी चीज पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ट्रांसेंडेंटल पे कभी भी इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यदि मैं पूछूं कि बताओ भाई इसमें डिग्री क्या होगी, जैसे साइन dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 2, मैंने बताओ इसमें डिग्री क्या है, तो आप इसमें डिग्री मुझे नहीं बता पाएंगे। ऑर्डर तो बता पाएंगे, ऑर्डर 1 है, इसमें डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल कंडीशंस हो, फ्री फ्रॉम रूट हो, ठीक है ना, और इस तरह का हाईएस्ट ऑर्डर आपको डिफाइन हो। जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर वो आपकी डिग्री होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो हमारे जो प्रीवियस वाले का आंसर आया था इसका, वो आंसर हमने बता दिया कितना है, 3 आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट, एक हल्का सा इजी सा चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं इस मॉक टेस्ट पेपर में कितने हमने लगा रखे हैं। देखिए समझते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज। उसने कहा जो मिनिमम जेड दे दिया उसने आपको, जो मिनिमम जेड दिया है वो उसने डिफाइन किया हुआ है 2x प्लस वाई। ओके, और इसमें जो साथ में रिक्वायरमेंट फिल की है कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वो उसने डिफाइन किए हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है,
और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आपको पता होता है कि जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट में आप समझो, देखिए ये कंसेप्ट है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। इस कंसेप्ट को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज को। और इसके जो ऑप्शन है पहले उस पर निगाह मार लेते हैं, क्या ना क्या चाह रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन ये कह रहा है कि यदि भाई द फीजिबल रीजन इज, जो उसका फीजिबल रीजन होना चाहिए वो हैज क्या होना चाहिए, फीजिबल रीजन 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0,0 एंड 9,5 एंड 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7,7 एंड 3,3 एंड 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 14,0 एंड 9,0 एंड 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 3,6 एंड 9,5। अब देखो सब में एक चीज तो समझ में आ गया कि फीजिबल रीजन जो निकलने वाला है 5 कॉर्नर पॉइंट्स तो उसके अंदर होने वाले हैं। कितने कॉइंस होने वाले? 5 कॉर्नर पॉइंट्स। अब इनमें से या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, या ऑप्शन बी करेक्ट होगा, या ऑप्शन सी करेक्ट होगा, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या रीजन रहा है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। देखिए बेटा, आपके पास ये कंसेप्ट में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको जो भी इनइक्वालिटी गिवन होती है थोड़ा रफली समझना इस बात को, बहुत आराम से समझना, क्योंकि 5 मार्क्स की बात है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी को इक्वेशन बना लीजिए, यानी x इक्वल टू 3 पहली कंडीशन, x इक्वल टू 9 सेकेंड कंडीशन, x माइनस वाई इक्वल टू 0 थर्ड कंडीशन, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 14 फोर्थ कंडीशन। इस तरह से आप इन्हें सबको इक्वेशन में बना लेंगे। अब आपको करना क्या है समझिए, देखिए जब x इक्वल टू 3 तो मिसिंग कौन है इसमें, देखो x इक्वल टू 3 है, मिसिंग है y, तो यानी गिवन लाइन जो होगी इज पैरेलल टू y एक्सिस। गिवन लाइन किसके होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। जो भी मिसिंग होता है, क्योंकि वन वेरिएबल में जो मिसिंग होगा उसकी वो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसमें भी देखो x इक्वल टू 9, तो यहां पे भी आप क्या बोल सकते हैं? पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 0, जब भी इस तरह की कोई कंडीशन कहीं भी आपको मिल जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमेशा ध्यान रखना, दिस लाइन इज पासिस थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। हमेशा ये लाइन ध्यान रखना, किससे जाती है? हमेशा ओरिजिन से जाती है, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहां से समझने वाला पॉइंट है, समझो जब आपके पास टू वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को आप कैसे सॉल्व कर दे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पुट करेंगे, यहां x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? y की वैल्यू 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट कितना मिल गया? रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया आपके पास 14,14। अब इसका आप ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अब इसका आप ग्राफ बनाइए। चलिए ग्राफ बनाते हैं, इसे ड्रॉ भी करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप इस तरह की, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको जो भी गैप मेंटेन हो रहा है उस गैप को मेंटेन कर लीजिए, ठीक है ना। तो 14 आ रहा है, ज्यादातर बेसिकली आपके पास तो 3 का गैप ले लो या 2 का गैप ले लो, जैसे भी आपको लगे, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे यहाँ मैंने 14 यहाँ कर दिया है, ठीक है, 0 हो गया आपके पास, ठीक है। 2 का गैप ले लेना, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात समझिए, पहला कंसेप्ट क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 3। एक्स इक्वल टू 3 यानी 3 यहां पर आएगा, जो कि पैरेलल टू किसके हो गए? वाई एक्सिस के हो गए। इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके, ठीक है, ये आपके पास ड्रॉ हो गई लाइन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, इसने लिखा x इक्वल टू 9। क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू 9। 9 कहां मिलेगा आपको? ये रहा, यहाँ पे 9 आपको मिल जाएगा। अब ये भी पैरेलल टू क्या हो गया आपके पास? y एक्सिस, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन। ये लाइन क्या हो रही है? फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या हो रही है? पासिंग थ्रू हो रही है, ठीक है। इस ओरिजिन से पासिंग थ्रू करा दिया। अब दूसरा पॉइंट आया 14,14, यानी एक एक्स ये रहा 14 आपके पास और एक ये रहा 14, आपको इस निश्चित के साथ इसने ज्वाइन करा दिया। अब इनमें जो मुझे रीजन मिल रहे हैं, तो कंप्लीटली 5 कॉर्नर पॉइंट्स मिलने चाहिए, आपको दिख भी रहे होंगे 5 कॉर्नर पॉइंट्स, शायद वो यही होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मिलेंगे 5 कॉर्नर पॉइंट्स, ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, एक ये रहा आपके पास, एक ये रहा आपके पास, एक ये रहा आपके पास, एक ये रहा आपके पास,
और एक ये रहा। तो उम्मीद करूंगी 5 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे आपके पास। अब ये 5 कॉर्नर जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, इन 5 कॉर्नर पॉइंट्स को आपको सॉल्व आउट करने होंगे। कैसे सॉल्व करोगे, सारी चीजें का प्रोसेस देखिए। ये वाले पॉइंट तो आपको मिल गया, दिख रहे होंगे, ये तो दिख गए होंगे कि क्या क्या होने वाला है ऑन एक्स एक्सिस पर, ठीक है। लेकिन इन पॉइंटों को कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कॉमन पॉइंट ये आएगा, यानी कॉमन रीजन ये वाला आने वाला है। लेकिन हाउ, कैसे आएगा, इस बात को और थोड़ी डिटेल में समझेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना लेंदी क्वेश्चन दिया गया है, तो ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। लेकिन इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन एक तैयार हो रहा है, ठीक है ना। यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह का ना देकर 5 मार्क्स में आ जाएगा, तो पूरा पैटर्न इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन थोड़ा समझिए अभी आप कैसे करना है, ठीक है। कई कंसेप्ट है। अब मुझे पता तो लगेगा कि 5 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे यहीं से मिल सकते हैं, लेकिन ये आए कैसे, अब समझो। आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, अब इक्वालिटी पे ध्यान देते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उम्मीद करता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की लाइन ये है आपके पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, अभी देखिए x ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको यदि ये चेक करना है कि तुम्हारा रीजन ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। यदि आपको ये चेक करना हो कि टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो आपको चेक करने का क्या तरीका है कि जो भी वेरिएबल है आपके पास, जितने भी वेरिएबल होते हैं x और y, उन सबको 0 रख दीजिए, जो भी वेरिएबल होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो भी x, और इस x वाले वेरिएबल को मैं क्या करने वाला हूँ, इस x वाले वेरिएबल को मैं लेने वाला हूँ कितना, 0। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यदि मैं 0 की बात करूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 जो उसने मुझे बताया वो क्या है, 3 से ज्यादा है। क्या ये बात सच हो सकती है, नहीं, ये बात फॉल्स में आ गई, क्योंकि 0 कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हमेशा रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाता है। कैसे जाता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस लाइन का जो रीजन जाएगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब हो गया ये वाली लाइन इस तरह से जाएगी, यानी ये वाली, ये वाला पॉइंट हो गया, ये आ गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। दूसरी पॉइंट के बारे में बात करो, जैसे x ये वाली 9 वाली लाइन थी, ये 9 वाली लाइन क्या थी, x लेस देन इक्वल टू 9, x लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब यहां पे रख के देख लो, x की जगह 0 रखो, 0 लेस देन इक्वल टू 9। तो मुझे बताओ क्या 0 9 से लेस देन होता है, यस। 0 जो होता है वो 9 से लेस देन होता है, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। यदि ये बात ट्रू है तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, किधर जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। यदि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा तो उम्मीद करूंगा टूवर्ड्स द ओरिजिन में ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये ऐसे जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है भाई। ये आ गया बेटा। अब बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको दिख भी रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बातें। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो थर्ड लाइन है जो फ्रॉम द ओरिजिन है, इसकी जो इनइक्वालिटी थी उसने दी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो इसने ये लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहा है, तो इसकी कहानी क्या हो सकती है, यानी जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, y माइनस वाई को उधर लेके जाइए, तो क्या बन गया, यानी x y से ज्यादा होगा। जब x y से ज्यादा कब हो सकता है, जब मैं इधर की तरफ मूव करूं तो x ज्यादा होगा और y मेरा डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यानी इसका जो रीजन आएगा वो क्या होगा, वो रीजन होगा किधर की तरफ, ये हो गया हाफ प्लेन। इस हाफ प्लेन के अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड आ गया, तो इधर की तरफ जा रहा है, तो यानी डाउनवर्ड की तरफ मूव हो गया। किधर की तरफ मूव हो गया, डाउनवर्ड की तरफ मूव हो गया। तो डाउनवर्ड की तरफ मूव हो गया, तो यानी ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करूं ये बात समझ में आ गया होगी आपको, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट मुझे पॉइंट लिखा हुआ है वो लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14। वो लाइन है मेरे पास ये वाली कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14, दोनों को x की जगह भी 0 रख दो, y की जगह 0। तो 0 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 14। यस, ट्रू होती है बात, तो क्या होती है, ट्रू। यदि ये ट्रू है तो अब आपको करना क्या है, यदि ये ट्रू है लाइन, तो बस आपका जो ओरिजिन होगा वो टूवर्ड्स द जाएगा, क्योंकि जो बात ट्रू हो गई है वो कहां जाती है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो यानी ये लाइन का जो रीजन आएगा वो कहां पर आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें सारी लाइनें कवर हो गई, ये सारी कलर की, ये सभी लाइनें कवर, शायद लगता है कि आपको इस वाले रीजन में कवर हो रही होगी, आपको दिख भी रहा होगा इस रीजन में, देख सकते हैं आप इस वाले रीजन में कवर हो गई ये सारी की सारी लाइनें, ये रीजन, ये सारे 5 के 5 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए फिजिबल रीजन के, 5 के 5 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए,
ठीक है ना, जिसमें पांचों आ रहे हैं। अब इन पॉइंटों को आपको निकालना कैसे, देखिए अब इस बात को थोड़ा समझेंगे, इसको निकालने का क्या तरीका होगा, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अब कैसे निकालेंगे इन कंडीशंस को थोड़ा समझ लेना, क्योंकि आपको कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए और उन कॉर्नर पॉइंट्स में ही एक इसमें से आपके पास इसका आंसर है, जिसमें मैंने ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट बताया। वो कैसे बताया है फिर उस बात को समझेंगे कि बताया किस तरह से गया है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ऑन इनके नेम दे दीजिए, क्योंकि एक क्लोज्ड फिगर बन गई है। एक क्या बन गई है आपके पास, ये क्लोज्ड फिगर बन गई है। तो एक क्लोज्ड फिगर आ गई है आपके पास, तो ये ए हो गया है, ये आपके पास बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपके पास ई हो गया। डिटेल में एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, फिलहाल ए के बारे में समझ लीजिए। यदि क्लोज फिगर के बारे में बात करें तो ए पॉइंट कैसा निकलेगा, पॉइंट ए के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो पॉइंट ए के बारे में कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखिए पॉइंट ए ये किसको टच कर रहा है, एक लाइन तो इसकी x वाली है 3, यानी x इक्वल टू 3, एक लाइन तो ये होगी आपके पास। और एक लाइन इसने किसको कट किया, इस वाली लाइन को जिसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें काम करो, x की जगह 3 रख दीजिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू फाइनली गेट हो गई है 3। तो आपके पास जो इसमें पॉइंट आ गया a का, वो कितना आ गया 3,3। ठीक होगी बात, समझ में आ गई होगी आपको इतनी बातें। अब मैं बात करूं बी की, पॉइंट बी मुझे गेट करना है, तो पॉइंट बी कैसे गेट करूंगा, यानी जब भी आपको पॉइंट लाइन, जब भी लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें x और y का सॉल्यूशन निकालें। क्या इसका सॉल्यूशन निकालें आप, x और y का सॉल्यूशन निकालें। तो x y का सॉल्यूशन आप निकालते हैं, ठीक है, उन दोनों इक्वेशन। अब देखो ये वाली लाइन है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन उसने आपको लिखी है यहाँ पर, ये वाली लाइन है जिसमें आपको लिखा हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये दूसरी कंडीशन हो गई। दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आपके पास फाइनली गेट हो जाएगी, यहाँ पे 7 गेट हो जाएगी। x 7 आ गया, तो यहाँ पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी आपको फाइनली कितनी गेट हो जाएगी, 7। तो आपको जो पॉइंट मिल गया वो क्या मिल गया, 7,7 मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक बात है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी कैसे निकालेंगे आप लोग, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट सी निकालने का तरीका फिर से देखिए। एक तो ये लाइन है आपके पास, फिर से कौन सी लाइन है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और उसके बाद एक लाइन आ रही है ये वाली, तो x इक्वल टू 9, ये वाली लाइन है। तो 9 को यहां रख दीजिए, तो y की वैल्यू फाइनली आपको 10, तो पॉइंट कितना आ गया 9,10 आ गया। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर डी की, तो पॉइंट डी कैसे निकालेंगे, अब इसे थोड़ी बात को समझेंगे। पॉइंट डी क्या कह रहा है, पॉइंट डी निकालने का तरीका क्या रहेगा, पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या है, ये ऑन एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है पॉइंट डी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट डी की वैल्यू हो गई, पॉइंट डी हो गई 9,0, और पॉइंट ई कितना हो जाएगा इसमें, पॉइंट जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑन एक्स एक्सिस पर है, तो 3,0। ये सब आपने पॉइंट्स फाइनली गेट कर लिए। अब इसमें देख लो जो ऑप्शन में नहीं है वो आपका आंसर है। अब ऑप्शन में देख लीजिए हमारे पास जो निकल कर आया है, इंक्लूडिंग 0, 0 एंड 95 नहीं, 7, 7 एंड 3, 3, 7, 7 एंड 3, 3 है, ये रहा 7, 7 एंड 3, 3। मिनिमम पूछा है, मिनिमम के लिए यहां वैल्यू पुट करके देख लो, क्योंकि मिनिमम जेड है, जिन पे मिनिमम मिल रहा होगा वो 7, 7 एंड 3, 3 है, जिसमें 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। ये सारे के सारे 5 के 5 पॉइंट आपके इंक्लूड किए गए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है या नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आपसे। ये थे 7 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो हमने अभी आपसे किया है, ठीक है। अब बात जो करने वाले हैं हम लोग, ये हमारी है नेक्स्ट क्वेश्चनों की, इसमें हमने सीखे हैं अभी 7 क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, यदि मेरे पास कोई आर वेक्टर है और मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालूं, पहले आपको पता होना चाहिए आर वेक्टर जो डायरेक्शन में लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड के कैप होता है, ठीक है। और इसका मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप उसका स्क्वायर, दिस इज ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। 2 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है
कि 6i माइनस के 2j प्लस 3k कैप का क्या बताना है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का बताने के लिए बस आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ i उसका स्क्वायर ले लीजिए यानी 6 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j यानी उसका स्क्वायर ले लीजिए -2 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k यानी उसका स्क्वायर ले लीजिए 3 का स्क्वायर, k कैप का स्क्वायर कर लीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 36, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो भाई फाइनली आपके पास आ गया 49, 49 का मतलब टोटल कितना गेट हो गया आपको 7। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करूं कि यह आपको फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन, तो उसके पहले इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल में आप कैसे करते थे, मान लीजिए कोई इंटीग्रल है fx, इसका इंटीग्रल करके आपको पास fx आ गया। अभी बाई चांस अभी एलिमिनेट करके चलो मैं सी को, तो इंटीग्रल ऑफ a टू b fx ऑफ dx क्या होगा आपके पास, तो वो होगा कि fx और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास a टू b। आपको क्या करना है इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट fb माइनस fa करना होगा। बस ये आपको लगाना है fb माइनस fa, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन पहले आपको इस फंक्शन का क्या करना होगा, इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा। आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिसमें उसने बताया क्या है कि लिमिट दी उसने आपको 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। यस, यहां पे नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, नहीं मिला तो अब मिल जाएगा आपको। आप क्या करने वाले, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, तो नीचे का डिफरेंशियल प्रॉपर तरीके से आपको कहां मिल गया है, ऊपर मिल गया है। तो नीचे वाले को आप t पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए इसे, t पढ़ लीजिए। तो जैसे ही आप t पढ़ेंगे तो बनेगा 1 अपॉन टी। तो बताइए 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल होता है log mod ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इस पर लिमिट क्या लगी हुई है, इस पर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए 2 से 3। बस अब आपको क्या करना है, अपर माइनस लोअर लिमिट ऑपरेट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 अपॉन 2 log 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी 10 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी log 5, log 10 माइनस log 5, log m माइनस log n, log m माइनस log n, इसका एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n यानी 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 log 2, 1 अपॉन 2 log 2। अब इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपको ये इंटीग्रल का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है, क्या प्रोसीजर को हमने फॉलो किया है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपको एक आइडेंटिटी याद है, इसका एक फॉर्मूला लर्न है। देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। उसने कहा यदि एंट्री 1 और 2 की जाए तो बताओ कितने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आप बना सकते हो, यानी नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस पूछे, मैट्रिसेस की संख्या पूछ ली आपसे। किसमें एंट्री 2 दे दी इसने, एंट्री किसकी करनी है 1 और 2 की। तो हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि जो एंट्री होती है, जितनी भी एंट्रीज होंगी उस एंट्रीज की पावर ऑर्डर होती है, यानी m/n होती है, m/n होती है, जो ऑर्डर होता है m/n उसमें लिखा जाता है। एंट्रीज कितनी है, या तो 1 की होगी या 2 की होगी, तो एंट्री होगी 2, तो 2 की पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितने का दिया उसने 2/3 का, तो 2 into 3 कर दीजिए m/n यानी 2/3। तो क्या बन गया आपके पास 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इट सेंस 64। उम्मीद करूं ये आइडेंटिटी आपको याद होगी ध्यान से, यदि नहीं होगी तो आप इसके बाद ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 11। अब फिर से देखो लीनियर इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन फिर से आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y < 4। ऑप्शन क्या कह रहा है, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ऑन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, होल xy प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन 3x + 5y = 4, अ क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन।
अब बताइए क्या हो सकता है इसका। पॉज द वीडियो। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आता है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4। अब इस बात को समझिए, 3x प्लस 5y लेस देन 4, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। हाउ, कैसे, पहले बात को समझिए। ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी चेक करने का तरीका यदि मुझे देखना है कि सर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं उसे समझिए। तो पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना लो, बन गई। अब x की जगह 0 पुट कर लो, तो y की वैल्यू यहां से फाइनली आपको गेट हो गई 4/5। मैंने कहा y इक्वल टू 0 पुट कर लिया, यहां से फाइनली मुझे x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, यहां से x की वैल्यू 4/3। तो मुझे जो फाइनली पॉइंट आए हैं वो आए 4/3 और 4/5, 4/3 एंड 4/5। इसे नंबर लाइन पे बना लीजिए। मान लीजिए नंबर लाइन पे ये आ गया आपके पास 4/3 ऑन x एक्सिस और ये हो गया 4/5 ऑन y एक्सिस। मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये बन गया मेरे पास एक हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन हो रहा है, क्लोज्ड नहीं है, ओपन हाफ प्लेन है क्योंकि एक लाइन से ओपन बनता है, टू लाइंस क्लोज करती है फिगर को, ठीक है। तो ये ओपन हाफ प्लेन है। अब ओपन हाफ प्लेन में क्या होती है, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज है जिसके अकॉर्डिंग ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग करेगा ओरिजिन को। क्यों कंटेनिंग करेगा अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए मैंने कहा x की जगह 0 रखी है, y की जगह 0 रखी है, तो x और y दोनों की जगह रिप्लेस कर दिया 0, तो 0 लेस देन 4। अब ये बताओ क्या 0 लेस देन 4 होती है, यस या नो? यस होती है, यानी ट्रू है। रिजल्ट ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी ये रहा, यानी इस तरह की तरफ जाएगा। तो कंटेनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा ओरिजिन को? यस। ओपन हाफ प्लेन में कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। क्लोज्ड भी नहीं है, ओपन है। पूरे एक्स वाई प्लेन में है? नहीं है, पूरे एक्स वाई प्लेन में थोड़ी है। किसमें? केवल इधर है, डाउनवर्ड कंडीशंस में एक्स वाई प्लेन की। तो अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा गलत हो गया। एक्स वाई प्लेन में कंटेनिंग नहीं कर रहा है, क्लोज हाफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है ओरिजिन, तो क्या है? एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? करेक्ट, बी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है वो आपको। The angle between two vectors a vector and b vector with magnitude √3 and 4, a vector और b vector का बिटवीन आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं जिनका मैग्नीट्यूड उसने आपको डिफाइन कर दिया √3 एंड 4। आगे आगे रहे रेस्पेक्टिवली, और ए बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट दे दी 2√3। उम्मीद करूंगा आपको ये पॉइंट समझ में आता होगी। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा होता है। और इन दो वेक्टरों के बिटवीन यदि एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यदि मैं दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट करूं तो आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखिए उसने आपको बताया कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितनी देर की वैल्यू 2√3। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने लिखा, मैग्नीट्यूड कितना है √3, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई आपके पास 1/2। ओके, देखो दोस्तों अब बात को समझिए आगे। cos के टेबल में देख 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। cos के टेबल में ये होती है 60, 60 का मतलब होता है cos π/3, और cos π/3 का मतलब अब इसमें चेक कर ले कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो मॉक टेस्ट करने में आपको थोड़ा लग रहा है कि मजा से आ रहा होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चनों को डील करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही मॉक टेस्ट पेपर है जो आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से जज कर रही है। तो उम्मीद करूंगी आपको पता लग गया होगा यदि आपने 12 क्वेश्चंस तक आप पहुंच गए मेरे साथ तो आपने अपने आप को जज कर लिया होगी मेरी जो पढ़ाई है, यानी जो आपने पढ़ रखा था अभी तक का, जो पढ़ाई करी थी आपने, वो कितनी अभी तक ठीक रही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके मिलेगी, तो आप बता सकते हैं 12 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक आए हैं, या आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यदि आप देख रहे हो सीबीएसई बोर्ड के दोस्तों मेरे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, डोंट वेस्ट योर टाइम बच्चों, आगे बढ़े। देखिए क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक मैट्रिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैट्रिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझेंगे। मैट्रिक्स में कहना क्या चाह रहा है मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन। देखिए उसने कहा कोई मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है 2
5, 0 और 4। और लिखा क्या है, किसके इक्वल है, P प्लस Q के। उसने कहा कि जो P है वो सिमेट्रिक है, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब बताओ Q किसके इक्वल होगा, किसका डिस्कस किया, Q किसके इक्वल होगा। आपको याद होगा कि ए मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने पढ़ भी रखा है, मैट्रिक्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो ये जो कि अभी ऑब्जेक्टिव में लगा दिया गया है क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बेसिकली ये थिंक थी कि आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक डिस्कस कर सकूं मॉक टेस्ट पेपर के साथ। मैं ये नहीं चाहता था कि आपको मैं मोरल डाउन कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस मॉक टेस्ट पेपर की सहायता से आपके मैं टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करा सकूं, कंसेप्ट क्लियर करा सकूं, ठीक है। तो बात को थोड़ा समझना, यानी मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जो कोई एक मैट्रिक्स होता है ए, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है पी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती थी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और जो क्यू कोई मैट्रिक्स होता था, इसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी a माइनस ए का ट्रांसपोज। आपसे जिसकी वैल्यू पूछी गई वो है ये, क्योंकि वैल्यू बताओ क्या होगी। आपने कंपेयरिंग किया तो आपको तो पता लगी गया कि जो मैट्रिक्स ए आ गया वो कितना आ गया, 2 0 5 4। अब यदि आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कॉलम बना देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना तो क्या करते हैं आप लोग, रो को कॉलम बनाते हैं। रो है 2 0 और ये हो गया 5 और 4। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, a माइनस ए का ट्रांसपोज। माइनस क्यों, क्योंकि क्यू फाइंड आउट करना है आपको, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है क्या फाइंड आउट करना है, क्यू करना है फाइंड आउट आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम, आप देखिए ध्यान से, देखिए यार 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, 0 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 0 5 और 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। अब आपको यदि क्यू फाइंड आउट करना तो क्यू का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आपने बता दिया कि 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज आपने फाइनली गेट किया 0 माइनस 5 5 और 0। बस अब इस 1/2 को अंदर ले जाओ, ऑल मैट्रिक्स में क्या कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, और रो में और कॉलम में इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली, 1/2 0 माइनस का 5/2 5/2 और 0। चेक इट कीजिए कहाँ पे है ऑप्शन नंबर, शायद मुझे लग रहा है कि बी हमारा इज करेक्ट ऑप्शन होगा शायद। हाँ यही है 1/0, सॉरी हमने इसमें यहाँ नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर दिए, 0 माइनस 5/2 5/2 है 0, और करेक्ट आंसर कितना हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमसे पूछा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा दो इवेंट है, वो भी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, समझ लो पहले, इस पॉइंट को समझ लो पहले, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में समझ लो। इंडिपेंडेंट इवेंट जहां डू नॉट अफेक्टेड, डू नॉट अफेक्टेड यानी एक इवेंट दूसरे इवेंट पर कोई भी फर्क ना डाल रहा हो, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। मतलब जी, मतलब कि जहां इफेक्ट पड़ जाए वहां तो होता है डिपेंडेंट, और जहां इफेक्ट ना पड़े वहां क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब जी, मतलब ये जैसे आपको पता भी होगा कि भाई कोई प्रोबेबिलिटी का ए इंटरसेक्शन बी का कंसेप्ट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। और पूछा भी जाता है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता भी है इस तरह का कि शो दैट कन होता है गिवन जो कंडीशन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट की है नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन प्रूफ करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल दिखा दीजिए, यानी बोथ इवेंटों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेपरेट इवेंटों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ये आपको दिखाना होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में, ठीक है ना। जैसे कि 52 कार्ड्स में से आपने रैंडमली 2 कार्ड्स 1 बाय 1 निकाल लिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। यदि आप विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे, मैं कह रहा था उसमें जो फाइंड आउट करनी है आपको प्रोबेबिलिटी, वो रेड कार्ड की करनी है, तो यहां इफेक्ट पड़ गया। जहां इफेक्ट ना पड़े, यदि मैं कहूं कॉन्सेप्ट में विद रिप्लेसमेंट, यानी निकाल के और वापसी मैंने रख दिया, 1 बाय 1 का कंसेप्ट यूज कर लिया, यानी मैंने निकाला और वापसी उसको रख दिया उसमें, तब क्या बनेगा, वो इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ गई बात, क्योंकि उस कंडीशन में डू नॉट अफेक्टेड, क्योंकि 2 कार्ड निकालने, मैंने कहा वो दोनों कार्ड जो निकालने वो रेड कलर के निकालने थे, तो रेड कलर के निकालने के लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है उस पर। पहला कार्ड भी मैं रेड का निकालूं, निकाल के दोबारा रख दिया, फिर रेड निकाल लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ए इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वो इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाएगा। ठीक है,
अब कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है, जिसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने गिवन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने मुझे बता दी है 1/4। पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए। थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, ये कंडीशनल का कंसेप्ट है, कंडीशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेता हूं, जैसे अभी इंडिपेंडेंट को डिस्कस किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा इसके बारे में समझेंगे आप। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि कोई एक इवेंट हैज बीन अकर्ड। भाई दो इवेंट है आपके पास, सपोज दैट E1 एंड E2, ये दो इवेंट है, ठीक है। तो इन दो इवेंटों में से कोई एक इवेंट हैज बीन अकर्ड, यानी एक इवेंट हो चुका है। जब एक हो चुका तो उसके होने पर दूसरे की प्रोबेबिलिटी, इट्स कॉल्ड ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा हूं, मान लीजिए E1 हो चुका, E1 हैज बीन अकर्ड। यदि E1 हो चुका है तो E1 के होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी, E2 की। तो E2 की निकालने का तरीका क्या होगा, E2 कंडीशनल E1, यानी E1 हो चुका, E1 के होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, E2 की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे E2 की प्रोबेबिलिटी, समझो। निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी होगा E1 इंटरसेक्शन E2, और जो हो चुकी है उसके प्रोबेबिलिटी से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपको। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी एक इवेंट यदि हो चुका है तो एक के होने पर दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कंडीशन का कंसेप्ट है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, आपसे पूछा क्या है कि भाई इसकी सॉल्यूशन बता, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बी डैश ऑफ ए, लगा दो, कंडीशनल कंसेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन बी का डैश इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी डैश, डैश का मतलब क्या होता है कि यानी इस चीज को डिसलाइक कर रहा है, मना कर रहा है। मना कर रहा है तो भाई एक काम कर ले, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है केस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसके अपन में अलग कर लीजिए, इसके अपन में अलग कर लीजिए इसको, तो आपके पास फाइनली कितना मिल जाएगा, आपके पास फाइनली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि जब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगी, जब इसके अपन में अलग करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास क्या बचेगा, बी बचेगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया 3/4। तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 3/4। उम्मीद करूंगा कि आपको अब तक के जो 14 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में मेरे आ गए होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखेंगे लाइस, यस, आई होप सो क्लियर हो रही होगी आपको इस स्क्रीन पर अच्छे से। अब गाइस इतने देर से आप यदि वीडियोस देख रहे हो, पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और यदि मन कर रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बताना चाह रहा है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में समझा देता हूं आपको मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे आप लोग। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां से आया, ये आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले इस पॉइंट को समझेंगे। जब कंडीशन इस फॉर्म में लिखी हो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द प्योरली फंक्शन ऑफ x होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं p एंड q फंक्शन ऑफ x होते हैं, ठीक है। तब इसमें आप जब इस तरह की कंडीशन बनी होती है तो आप इस कंडीशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता है e इंटीग्रल ऑफ p ऑफ dx, यदि इस फॉर्म में बनी हुई होती है, ठीक है। और जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप इसका,
कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है आपके पास y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, यानी इससे आप क्या निकाल सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। ये जब है कंडीशन जब आपको dy अपॉन dx गिवन हो, ठीक है। जब आपको गिवन हो जाए कंडीशन इस वाली फॉर्म में dx अपॉन dy फॉर्म में, तो प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, लेकिन अब यहाँ p और जो q होंगे ये फंक्शन होंगे ऑफ y के, इसके फंक्शन होंगे यहाँ पे y के फंक्शन होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे आपके पास, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे y आ गए हैं, ओके। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला ई पी डी वाई से, ई पी डी वाई, उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे आप किससे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ y की जगह बस किस में इक्वेशन है, dx अपॉन dy है ना, तो बस यहाँ x लिख देना, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। बस आपको चेक करना क्या है, देखिए यदि ऊपर y है तो मल्टीप्लाई में y आना चाहिए, ऊपर x है तो मल्टीप्लाई में x आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही होगा, उसी के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है जिस रेस्पेक्ट में आपका फंक्शन बना होता है, जिस रेस्पेक्ट में आपके पास क्या बना होता है, फंक्शन। और फंक्शन को आप चेक कर लेना कि फंक्शन किस रेस्पेक्ट में आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। फंक्शन यहाँ देखिए p और q किस में होंगे, x में होंगे, वहां p और q किस में होंगे, y में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया वो क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, अब समझ लीजिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, थोड़ा समझेंगे बात को ध्यान से। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 की क्या रिक्वायरमेंट है, 15 की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसने मुझे दी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसे कम कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ कॉफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसे कंपेयरिंग भी कर लीजिए, कंपेयरिंग इस वाली कंडीशन से कर लीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू यहाँ से फाइनली गेट होगी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और q इज इक्वल टू फाइंड आउट हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो केवल इतना ही जवाब देना होगा कि e की पावर p ऑफ dx, e की पावर p कितना आपके पास माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। देखो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बन रहा होगा, नहीं बना, दिख गया होगा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, अब नीचे का डिफरेंशियल कहाँ मिल गया आपको, ऊपर। तो नीचे वाले को क्या पढ़ने वाला हूं मैं, t विद साइन, माइनस पूरा बाहर आएगा, इस माइनस को एक काम करो आप यहाँ पे उठा के लगा लीजिए, ये माइनस यहाँ लिए इसे 1/2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस जब अंदर चला गया तो आपके पास क्या हो गया भाई यहाँ पर, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर होगा तो क्या बन गया, e की पावर 1/2, ये बन गया log mod ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई होगी कैसे बना है ये, उम्मीद करूंगा, क्योंकि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर तो नीचे वाले को आपको t पढ़ाएंगे, तो 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log mod t, ठीक है। अब ये m log a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, m log a, क्या लिख रहा है, m log a, तो m log a है तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और याद करो एक आइडेंटिटी होती है कि e की पावर यदि log a की पावर m है तो ये साइड में आता है, e की पावर log क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और नीचे उतर के आ जाता है a की पावर m, यानी इसका कंसेप्ट क्या आ गया भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रूट में आ गई, कितनी में आ गई, रूट आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिजल्ट भी है ये 16, और करने का तरीका भी आप समझ लेना कैसे करेंगे, इज अ गुड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चनों में बनता भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस
के कैप का होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए, पॉज द वीडियो। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2a वेक्टर का स्क्वायर। कितना होगा? 2a वेक्टर का स्क्वायर। ये रिजल्ट भी है, डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं, नहीं याद कर पाते कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हम काम करेंगे। देखिए मेरे पास लेट कर लिया मैंने ए वेक्टर में, तो ए वेक्टर कितना होगा? a1i प्लस a2j प्लस a3 k कैप। उम्मीद करूँगा ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए ए वेक्टर की क्रॉस करनी है आपको आई कैप के साथ। ठीक है, क्रॉस कीजिए। आपको करना चाहिए, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखते हो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, उसके बाद इनके नीचे कॉफिशिएंट, तो यानी पहले आ जाएगा a1 a2 a3, फिर लिखेंगे आप बी आई के। आई का कॉफिशिएंट भाई आई तो आई है अपने पास में, आई तो 1 होगा, बाकी सब कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि और है ही नहीं मेरे पास कुछ भी। तो एक्सपेंड कर लो, देखो आपको पता है ये होगी आपके पास आई कैप से, दिस साइड इसके 0 इसके 0, तो ये भी सारे 0 हो गए, माइनस जे कैप। दिस साइड a1 की क्या 0, इसका क्या तो माइनस का a3। ठीक है, फिर करिए प्लस के के कैप पाइए, प्लस के कैप दिस साइड इसका क्या 0, और इसके साथ क्या तो माइनस का a2, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव। फाइनली आपके पास आ गया जे कैप a3 जे कैप। ठीक है, माइनस का a2 के कैप आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात मेरी आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। यानी कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो a3j माइनस a2 की क्या है, ये a वेक्टर क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ गई है, a3j कैप माइनस a2 k कैप। और यदि मैं इसी के ही a वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर निकालूं तो a3j कैप माइनस a2 k कैप, फिर a3j कैप माइनस a2 k कैप, क्योंकि होल स्क्वायर है दो बार लिखा जाएगा, तो आप इसका यानी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे। तो डिटरमिनेंट यदि मैं बताऊं तो कितना आ जाएगा आपके पास? a3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। उम्मीद करूंगा आपने आई लिया तो j और k के कोफिशिएंट आपको मिले। यदि आप सिमेट्रिक देखते हो, सिमेट्रिक ये बन पा रही है, यदि ध्यान से समझिए आपने बात को, कि a वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर आपको फाइनली गेट हुआ a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये सिमेट्रिक बन गई, ध्यान से देखिए क्या बन गई, एक सिमेट्रिक बन गई है, आपको दिख रही होगी है ना। तो जब ये एक सिमेट्रिक बन गई है तो एक बार बताओ, जब आई लिया तो j और k के कोफिशिएंट, और यदि मैं j लूंगा तो किसके कोफिशिएंट? i और k के कोफिशिएंट, यानी उनका स्क्वायर a1 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। यदि मैं k लूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? k में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर दो, सब दो बार आ रहे हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, क्योंकि ऐड इसलिए किया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एडिंग पूछी गई, तो ऐड कर दिया। अब ये किसकी वैल्यू, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2a वेक्टर का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आगे पॉइंट को। देखिए, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, तो इसके बारे में समझेंगे। 17 क्वेश्चन लिख रहा है कि भाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, फाइंड करा रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा आपसे? डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू। आपने डिफरेंशियल में एक टॉपिक सुना था, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल। ये उसी से ही है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के कंसेप्ट में से। पहले आप इसमें एक चेक कीजिए क्या होता है इम्प्लिसिट और क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए, ये एक चीज, एक टॉपिक डिपेंड करता है आपके डिफरेंशियल, यदि आपने डिफरेंशियल को ध्यान से समझा हो। ठीक है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट।
जहां पर वैल्यू y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में इजीली लिखी जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, जहां पर x और y को हम डिफरेंट ही नहीं कर सकते, यानी डिवाइड सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहां हो सकती है इम्प्लिसिट। ठीक है, ऐसी कंडीशन को इम्प्लिसिट और ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट बोलते हैं। उम्मीद करूंगा पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, ये क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहां पर साइन y है, तो सॉरी, ये क्वेश्चन जो है इम्प्लिसिट टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में फाइनली गेट हो रही है आपको, तो इसे आप कर सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू गेट कीजिए, कितनी आ गई आपके पास यहां से x की वैल्यू, साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई। अब x का डिफरेंशियल आप इसमें y के रेस्पेक्ट में करें। x का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए आप यहाँ पर, y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। बताइए क्या करेंगे। अब ध्यान रखेंगे, जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एज इट इट इन योर माइंड x, यानी जितनी प्रॉपर्टी आपने x के बारे में पढ़ी थी सारी, अब वो किस में कन्वर्ट कर लीजिए आप, सभी के सभी को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, कॉस a प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा आपके पास। डिफरेंशियल ऑफ साइन y का डिफरेंशियल कितना होता है, cos y माइनस साइन y एज इट इज। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, cos का डिफरेंशियल होता है प्लस, कितना होता है जी, प्लस। समझ गए होंगे आपको बात इसको मेरी, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल साइन का डिफरेंशियल cos, अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल cos का डिफरेंशियल होता है प्लस साइन a प्लस वाई, क्योंकि माइनस होता है डिनोमिनेटर में, इसलिए। अभी फॉर्मूला देखो किसका बन गया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, तो बन गया cos a माइनस b का a प्लस वाई माइनस का y अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो फाइनली dx अपॉन dy आपको कितना गेट हो रहा है ऊपर, cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। जल्दीबाजी का थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे यहाँ dx अपॉन dy पूछा आपसे या तो फाइनली, तो उसका जवाब देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो लिख देता है dy अपॉन dx का सोल्यूशन बताओ क्या होगा, तो फिर उसके हिसाब से हमें जवाब देना होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है ना, यानी कि एकदम ऐसे निशान लगा दें। तो एक चीज ध्यान रखो, क्या है आंसर, cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो उम्मीद करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 18 क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना 18 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। तो 18 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके पास 3D का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कहा क्या गया है कि भाई एक पॉइंट P है, इज ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी दो पॉइंट को ज्वाइन करना है और इसी पर एक पॉइंट है P आपके पास, A और B दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। P is a point on the line joining the points A 0, 5, -2, A के कोऑर्डिनेट बता दिए इसने 0, 5, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट बता दिए 3, -1, 2। If the x coordinate of P, जो P का कोऑर्डिनेट है x, P में जो x का कोऑर्डिनेट है वो बता दिया 6, तो देन इट्स z कोऑर्डिनेट। आपसे z का कोऑर्डिनेट पूछा, यानी मुझे y का कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया y है और z का कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया z है। तो मुझसे z का कोऑर्डिनेट पूछ लगी, बताओ z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तुमने लेट कर लिया। अब एक बात बताओ मुझे, तीनों के तीनों एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस। जब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाइज कर गए तो दिस इज ए कॉलिनियर। क्या बन गया, ये एक कॉलिनियर हो गया। कोलिनियर हो गया, तो पहले बात समझो कैसे करते हैं कोलिनियर का कंसेप्ट क्या होता है। कई तरीके, डीआरसो का रेशियो से भी कर सकते हैं कंसेप्ट को सॉल्व, ठीक है ना। यदि उससे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इससे पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी से। तो लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं आप लोग यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, आई होप आपको याद होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। तो मैं यही लगा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूं मैं, जिसमें a को मैंने कह दिया x1 y1 z1, इसे कह दिया x2 y2 z2। तो बताइए क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इस पूरे को मैंने लैम्डा के इक्वल कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों आपको पता लग ही जाएगा अभी। x अपॉन 3, y माइनस 5 अपॉन ये आपके पास -1 और -5 माइनस का 6 और z प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा। और यदि मुझे लाइन पर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जब भी लाइन पर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो लाइन की इक्वेशन को किसी न किसी एक कांस्टेंट यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल रख के वहां से पॉइंट जो निकलते हैं वही लाइन पर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू फाइनली आपको जो गेट होगी वो कितनी होगी 3 लैम्डा, y की जो वैल्यू गेट हो जाएगी आपको -6 लैम्डा प्लस 5 और z की वैल्यू जो फाइनली गेट हो जाएगी 4 लैम्डा माइनस 2, यानी इधर ले गए और इसको उधर ले गए, इसको इधर इधर ले गए आप लोग। यहाँ पर आ गया y माइनस 5 अपॉन -6। ठीक है, और ये था आपके पास z प्लस 2 अपॉन 4। ठीक है, तो आप इधर ले जा सकते हैं, इन सबको इधर ले जाके तब सॉल्व कर लें। ठीक है, हमें क्या दे रखा, उसने सबसे पहले हमें बता रखा किसका कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, यहाँ पे लैम्डा है, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6। ये किसका कोऑर्डिनेट होता है, उसने मुझे x का, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। इसकी वैल्यू होगी लैम्डा की वैल्यू होगी 2। यदि मेरे पास लैम्डा 2 आ गया तो मुझे z का कोऑर्डिनेट पूछा गया, तो यहाँ रख दीजिए बस लैम्डा की जगह। तो 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 टू 8, 8 में से 2 गए, कितना रह गया 6। अब आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन रीजन शुरू हो गए। अब आपके असर्शन रीजन के स्टेटमेंट आपके ध्यान से पढ़ लेना कि ऑप्शन बोथ A and R the true and R is the correct explanation of A. Both A and R the true but R is not the correct explanation. A is true but R is false and A is false but R is true. ये assertion और रीजन का स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ जिसमें हमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चनों को देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है थोड़ा इस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, यस, उम्मीद करूंगा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी अच्छे से। ठीक है, असर्शन और रीजन का ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है, असर्शन क्या है और रीजनिंग क्या है उसकी। असर्शन क्या है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन 15 माइनस एक्स स्क्वायर। उसने कहा जो रेट ऑफ चेंज निकालना है इस फंक्शन का 15 माइनस एक्स स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज निकालना है बिटवीन एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 3 इज -5। किसके बिटवीन निकालना है, रेट ऑफ चेंज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 पर इज -5। और इसकी रीजनिंग दी है, इसने क्या दी रीजनिंग एक्सप्लेनेशन में कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हमेशा ऐसे निकलता है। यस, एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज हमेशा ऐसे निकलता है। यानी देखा जाए तो सबसे पहले असर्शन को समझना पड़ेगा, जो असर्शन की एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या ठीक दी है, रीजनिंग की एक्सप्लेनेशन ठीक है, जो उसने रीजन दिया हुआ है हाँ, और एवरेज जो रेट ऑफ चेंज का एवरेज होता है वो हमेशा ऐसे ही निकलता है डेल वाई करके। ठीक है, अनदर पॉइंट ऑफ डेल एक्स वाई एट एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई एट एक्स इक्वल टू। इसकी रीजनिंग तो ठीक है, क्या इसकी जो असर्शन है वो ठीक है क्या, उसे चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू -5 आती है क्या, चेक करते हैं। इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसका डिफरेंशियल, डेल वाई मतलब डिफरेंशिएट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। 15 जीरो हो गया, माइनस का 2x हो गया। आपको किस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट लिख दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। मुझे पॉइंट निकालना था यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर, तो पहले x इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे, तो -2 इंटू 2, 2 टू जा 4, माइनस के कितने आ गए आपके पास 4। इसी तरह से आपने निकाला dy अपॉन dx एट x इक्वल टू कितने पर निकाला है आपने, एट x इक्वल टू 3 पर निकाला है, तो 3 पर लिखेंगे -2 इंटू 3, तो कितना हो गया माइनस का 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी कि जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो उसके कंसेप्ट में हमारे पास y इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने पूछा क्या था, द एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा था ऑफ द फंक्शन का। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करके आपको फाइनली ये वैल्यूज आपको मिल रही है। ठीक, लेकिन आप समझिए मैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स करके कितना मिला मुझे -2x, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3 पर -6। यदि मैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर दोनों पे यदि मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो थोड़ा बात को समझना,
देखिए गाइस, आपसे पूछा क्या था, रेट ऑफ चेंज पूछा गया था। रेट ऑफ चेंज आपने डिफरेंशिएट करा और दो दो पॉइंटों पर निकाल दिया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर। ठीक, अब फाइनली आप इसको जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 4, और आपने किया यहाँ पे क्या है, पहले 3 है ना, पहले 3 है तो माइनस का 6 लिख लीजिए, माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना गेट होता है, माइनस का 2। लेकिन ये आपको लग रहा है कि हमारा तो -2 आ रहा है और इसने रखा -5। इज दैट करेक्ट? नहीं, बात को समझिए। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ फंक्शन में पुट कर रखी है। यही हमारे से गलतियां होती हैं, हम इस चीज को फोकस ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, हम चले क्या करने गए, एकदम रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट को चेट कर दिया। ठीक है ना, तो इस बात का बेसिकली ध्यान रखेंगे। यहाँ फंक्शन लिखा था, फंक्शन y एट x इक्वल टू 3, तो फंक्शन में डायरेक्ट पुट करो y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 3 9, तो कितना आ गया 6। फिर आपने y पुट किया 2, 2 पुट कर लीजिए, तो 2 पुट करोगे तो 15 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 5 माइनस 4 11। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो कितना आ गया -5। यस इज द करेक्ट। आगे बात समझ में, यानी इसका ये एक्सप्लेनेशंस और रीजनिंग दोनों ठीक है, सेशन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, यानी दोनों इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यदि आप पिछले स्लाइड में देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जल्दीबाजी में पढ़ें और तुरंत आप डिफरेंशिएट लगाना शुरू कर दें रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, तो इस बात को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि हमें कैसे ध्यान रखनी है इन चीजों का। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि इसकी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको समझिए। Given a relation R x y, x y belongs to Z, x square plus y square less than equal to 9. The domain R is this. Reason for domain of R, put y is equal to 0, then x square less than 9. Yes, एक बार चेक कर लेते हैं कि एसेशन ये है, इसकी रीजनिंग ये है, तो चेक कर लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। उसने आपको कहा है कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन सॉरी एक रिलेशन है, इस रिलेशन की आपके पास जो डोमेन आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। क्या पहले डोमेन ये करेक्ट है क्या, चेक कर लेते हैं। उसने रिलेशन में बताया, क्या बताया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 9 आता है, लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, लेकिन सिंस कब, जब y इक्वल टू 0 पुट करूं। यदि मैं y 0 पुट कर रहा हूं तो रख के देख लेता हूं कि क्या ये मैच होता है क्या, y इक्वल टू 0 पे क्या ये डोमेन मैच होता है क्या, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, जब भी किसी का एक्स स्क्वायर तो मॉडुलस लगा के काम करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यानी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 3। तो मोड के एक्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी कि जो मोड एक्स होता है यदि वो लेस देन ए हो जाए तो उसका सोल्यूशन माइनस ए से प्लस ए के बिटवीन होता है। इसका सोल्यूशन कितना आ गया, -3 से +3 के बिटवीन आ गया। इक्वलिटी का साइन लग रहा है तो इक्वलिटी लगा दीजिए। ठीक है, इक्वलिटी लग रहा है तो इक्वलिटी, तो -3 से +3 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज होगी वो इसका डोमेन होगी। तो डोमेन में क्या क्या आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3। दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन का क्या आ गया, निकल कर आ गया डोमेन। और इसने मुझे भी यही डोमेन दे रखा है, गिवन रिलेशन का डोमेन ये दे रखा कब, जब y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी रीजनिंग भी ठीक है और इसकी जो एसेशन है वो भी ठीक है, यानी बोथ आर करेक्ट। एसेशन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेनेशन आर आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए इज द करेक्ट। उम्मीद करूंगा कि ये बातें आपको मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इसमें आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट आए हैं। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं अब आपके, आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे इसका। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जवाब जरूर देना पूरी, यदि आपने जिस बच्चे ने पूरी भी वीडियोस देखना हो। ठीक है, ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर बी। चलिए सेक्शन नंबर बी को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए सेक्शन नंबर बी,
ये 2 मार्क्स का है, वेरी शॉर्ट इसमें आंसर होते हैं। देखिए इससे पहले आपको लिखा राइट द डोमेन एंड द रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की आपसे पूछ क्या ली गई है, डोमेन एंड रेंज। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। एक टेबल देखनी होगी आपको, उस टेबल को थोड़ा मैं नोटिस करा देता हूँ आपको। देखिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए टेबल लिखी हुई है आपके सामने, तो थोड़ा सा मैं इसको फ्लो चार्ट को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि हम लोग कैसे डोमेन और कैसे रेंज को पढ़ते थे। ये आईटीएफ में बहुत अच्छा एक टॉपिक होता है। आईटीएफ का ही बहुत अच्छा पार्ट है क्योंकि इसी में आपके पास यही बचा ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको डोमेन और रेंज का ये वाला कंसेप्ट अच्छा सही समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो थोड़ा उम्मीद करूंगा कि समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। मैं लिखता तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आपको देखिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x कोई फंक्शन है। इसकी जो डोमेन होती है क्लोज इंटरवल पे -1 टू +1 होती है। जो उसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से +π/2 होती है। ठीक है, इसी तरह से cos इनवर्स जो x होता है उसकी जो डोमेन होती है वो -1 टू +1 होती है। जो रेंज होती है वो 0 से π होती है। इस तरह से tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो रियल होता है और रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2 होती है। -π/2 से +π/2 किसकी, tan इनवर्स x की, जो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राइट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो डोमेन कितनी होती है, रियल, और रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2 के ओपन इंटरवल पर होती है। ध्यान रखना, क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल। y इक्वल टू cot इनवर्स x, डोमेन होता है रियल और रेंज होती है 0 से पाई, ओपन इंटरवल पे। sec इनवर्स x की जो डोमेन होती है रियल में से माइनस कर दो -1 टू +1 के ओपन इंटरवल को, और रेंज निकाल दीजिए क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में से माइनस कर दीजिए π/2। इसी तरह से y इक्वल टू cosec इनवर्स x है, जिसकी डोमेन होती है रियल में से माइनस कर दीजिए -1 टू +1 के ओपन इंटरवल को, और रेंज निकाल दीजिए क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बिटवीन। उम्मीद करूंगा कि आपको जो टेबल है वो समझ में आई होगी। आप इसे पॉज करके भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, जिसमें कह रहा है कि -3π/2 से x की वैल्यू +π/2 के बिटवीन है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में बनाना है इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। थोड़ा समझेंगे इस क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिए। tan इनवर्स आपको क्या लिखा उसने, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सो सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स, देखिए cos x को मैं ऐसे लिख दूं, sin 90 माइनस थीटा, क्या होता है, cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ऐसे नीचे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, इसे थीटा पढ़ लो, π/2 माइनस x को अपने माइंड में क्या पढ़ लो, थीटा पढ़ लीजिए। बताओ sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है जी 2 sin थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कर दो, दोनों के अपॉन में 2 कर दीजिए, इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसी तरह से 1 माइनस कोस, 1 के साथ 1 आ गया तो दुश्मनी लगाएंगे, क्योंकि cos के साथ जब भी 1 आए तो दुश्मनी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे आप इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी π/4 माइनस एक्स बाई 2। उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कौन से फॉर्मूले लगाए मैं आपको बता देता हूँ साइड में। देखिए मैंने लगाया साइन थीटा का फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और मैंने यहाँ पे लगाया cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसमें ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला किया है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्रिस्टली क्लियर भी हो रही होंगी। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाए हैं, हाफ में तो हाफ से डिवाइड भी कर दिया ब्रैकेट के अंदर, 2 से मैंने यहाँ 2 को कैंसिल कर दिया, 1 पावर को 1 पावर से कैंसिल कर दिया साइन की, नीचे 1 पावर बची, और ऊपर हो गया आपके पास cos, cos अपॉन साइन होता है cot,
कोट हो गया ये आपके पास π/4 माइनस का x/2। कोट बाहर है tan इनवर्स, हमें क्या होता है एक जैसा चेहरा बनाना होता है, तो एक जैसा चेहरा बनाने के लिए आपने क्या किया, इसको एक जैसा चेहरा बनाने के लिए आपने tan इनवर्स कोट को 90 माइनस थीटा लिख लिया। क्या लिख लिया? 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस π/4 माइनस का x/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया, 10 से 10 कंपेयर हो गया तो आपके पास आ गया फाइनली π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम आपके पास 4 आ गया, 2 पाई माइनस का पाई प्लस x/2, कुल मिलाकर आ गया π/4 प्लस x/2। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला जिसका जो 21 क्वेश्चन था उसका जो और पार्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अब कहेंगे सिलेबस में नहीं है बेटा, प्रैक्टिस के लिए डाला गया कि कोई भी चीज ये यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा तो दूसरी जगह डिफरेंशियल में तो जरूर हेल्प करता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवर्स चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ जहां पर हम थी। ठीक है, चलिए अब इस वाली स्लाइड को हम वर्क करते हैं। ठीक है ये आपके पास स्लाइड थी और इसको हम लोग अब इसकी हमारी ज़रूरत कम हो गई है तो इसे हटा देते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया इसमें 22 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है अब थोड़ा देखेंगे। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x। उसने कोई फंक्शन गिवन किया sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है, थोड़ा समझो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या कंसेप्ट होता है। कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू f(x), डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग निकालने के लिए आप क्या करते थे। कोई भी फंक्शन है, यदि फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग बोला जाता था। f' स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) लेस देन 0 आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाता था। ठीक है, डिफरेंशियल लॉ से जब कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है इसके। लेकिन इस फंक्शन में क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल पर, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले चैप्टर में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में केवल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जब गिवन हो इंटरवल और आपसे फंक्शन को पूछ ले कि बताओ क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गए या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां इसमें क्या, जब आपको गिवन होगा फंक्शन और इस फंक्शन से आपको पूछ लेगा क्या, इंटरवल। क्या पूछ लेगा, इंटरवल, तो तब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, दोनों टाइप में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसने पूछ रखा है आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे काम करना है हमें, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा इसका ध्यान देंगे। अब आप लोग देखिए, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो, बस उठा के क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए। आपको फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू sin x, आप इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। बताइए कितना आ गया, f'(x) sin x का डिफरेंशियल कितना आ गया, cos x। किस इंटरवल पे निकालना है, π/2 से पाई। अब आप मुझे बताइए π/2 से पाई, x जो बिलोंग कर रहा है वो π/2 से पाई पे बिलोंग कर रहा है, यानी आई होप कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो cos x होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब f' किसका हो गया, लेस देन 0। और लेस देन 0 किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ऐसा कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, इन दोनों के बिटवीन में कोई भी वैल्यू ले लो, π/2 से पाई के बिटवीन 3π/4 ले सकते हो आप, उसे रख के देख लीजिए यहाँ पे 3π/4 को, तो cos की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसलिए आपकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होने वाली है, नेगेटिव। और नेगेटिव होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये पॉइंट आपको अच्छे से मेरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यदि आपको स्पीड मेरी ज्यादा लग रही हो तो आप प्लीज उसको कम भी कर सकते हो, YouTube पे ऑप्शन है, सेटिंग में जाकर अपने अकॉर्डिंग उस स्पीड को मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्त, देखिए मैं ज़्यादा आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी एक डायमंड टाइम है, बिल्कुल प्रीशियस टाइम बोल सकते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए, जिसमें कि
आपको कुछ एक ऑथेंटिक मटेरियल मिले और ऑथेंटिक ही मटेरियल आपको देने की कोशिश की जा रही है इन मॉक टेस्ट पेपर की हेल्प से। ठीक है, बहुत जल्द एक और मॉक टेस्ट पेपर लाएंगे, फिर कुछ एसेंशियल क्वेश्चनों की सीरीज कराऊंगा मैं आपको। एग्जाम से पहले पहले काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मैं दे चुका हूँगा और जो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 23rd की। क्वेश्चन नंबर 23rd क्या है, थोड़ा समझेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस इंटरवल 0 to 9 इंटरवल पर। इस फंक्शन का क्या बताना है आपको, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो स्मॉलेस्ट जब भी इंटरवल गिवन हो इस तरह का, तो भैया वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है लार्जेस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो स्मॉलेस्ट मतलब एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ वो मूव करा रहा है, किधर तरफ मूव करा रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ मूव करा रहा है। ठीक है, अब गाइस इसको थोड़ा समझिए, बात को समझिए मेरे दोस्त, कैसे करेगा और कैसे नहीं। तो आपको एब्सोल्यूट क्या निकालना है, मिनिमा निकालना है इस क्वेश्चन का। तो मिनिमा निकालने के लिए कैसे करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का एक टॉपिक होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाता है। इसमें आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में आपको वैल्यू गिवन की है, एक्स क्यूब माइनस का 18x² प्लस का 96x। ठीक है, अब बात को समझ, इस फंक्शन का डिफरेंशियल कर दें, एफ डैश एक्स, बता एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² माइनस का 36x प्लस का 96, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है और 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लें, x² माइनस के 12x प्लस 32। ठीक है भाई, इसके फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टराइज कर ले, x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। तो आपके पास फाइनली कितना आ गया, 3x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 8। तो आपके पास आ गया 3x माइनस 8 एंड x माइनस 4, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्यों पुट किया जाता है। ठीक है, तो 3x माइनस 8 एंड x माइनस 4 हो गया, तो आप इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो x माइनस 8 भी इक्वल टू 0 और x माइनस 4 भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू दो फाइनली गेट हो गई, 4 और 8। x की वैल्यू कितनी गेट होगी, 4 और 8। बस अब आपको शुरुआत कर देनी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज है, 4 और 8। ठीक है, 0 to 9 में एक तो 0 भी लेंगे, 9 लेंगे और इनके बिटवीन लाइज क्या क्या वैल्यू, 4 और 8। फंक्शन में पुट कर दो, जैसे तुम फंक्शन में पुट करोगे, पहले 4 पुट, 0 पुट कर लीजिए, क्या पुट कर लीजिए, 0, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमेशा केवल पॉइंट निकालने के बाद इंटरवल पे चले जाते हैं और देख लो उसमें कौन सी वैल्यू लाइज कर रही है, 0, 4 और 8 दोनों 0 to 9 में क्या करती है, इंक्लूड होती हैं, और यदि वो इसमें इन्वॉल्व है तो हम चारों पे चेक करेंगे, 0 पे भी चेक करेंगे, 4 पे भी चेक करेंगे, 8 पे भी चेक करेंगे और 9 पे भी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए 0 रखते हैं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 पे 0 आ गया। अब हम इसमें रखते हैं कितना, 4 रख लेते हैं, 4 पे वैल्यू रख लीजिए, कितना आ गया 64, और माइनस का 4 4 से कितना हो गया 16, क्योंकि आप इसमें बात को समझिए, जब आप यहाँ रखेंगे 18 4 जा 72 इंटू 4 कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, 288। और यहाँ पे करेंगे 96 की मल्टीप्लाई, फिर से आप रखेंगे आप 4, तो 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36 to 38, इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। इसी तरह से आप F4 F8 रख लेंगे, यहाँ पे 8 की वैल्यू रख लेना, 512 हो जाएगी, माइनस 18 इंटू 64 हो जाएगा, प्लस 96 इंटू 8 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें क्या रख लेंगे, 9 रख लेंगे, 9 में आ जाएगा 99729 आ जाएगा, माइनस का 18 इंटू 81 आ जाएगा, प्लस का 96 इंटू 9। तो इनमें जो स्मॉलेस्ट मिनिमम, एक तो 0 पर आ गई, और एक बार देख लेना और किस पे, यानी स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू तो मुझे 0 मिलेगी, इसकी सीधी सी बात है, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम कितने आ गई, 0 आ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो बाकी और भी चेक कर लेना, इन सबका सोल्यूशन निकाल लेना कि कितना कितना इनका सोल्यूशन आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन द गिवन इंटरवल, जब भी इंटरवल गिवन करेगा तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की तरफ वो मूव करा रहा होगा आपको। उम्मीद करूंगा ये बात आपको मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट और वाले कंसेप्ट में। और वाला क्या कह रहा है, इसको और को थोड़ा समझेंगे, और के बारे में हमें ध्यान देना है कि और का कंसेप्ट आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए अब
और की तरफ मूव करते हैं कि calculate the adjacent sides of a rectangle with a given parameter is 100 and enclosing the maximum area। ये क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम मिनिमा का, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का था, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है इसके। उसने कहा एक रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, इस रेक्टेंगल की लेंथ x और y, भाई लेंथ और ब्रेथ आपने xy कह दिया। अब जब तुमने इसे xy कह दिया तो उसका जो पैरामीटर है वो कितना कह दिया उसने, 100 है। यानी जो आपको पैरामीटर गिवन किया हुआ है वो पैरामीटर क्या गिवन किया हुआ है इसने, आपको गिवन कितना क्या, 100 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इजकल टू 100, तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया 50 टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। दिस इज ए कंडीशन, ये क्या आपको फाइनली गेट हुई है, कंडीशन। अब इस कंडीशन में मैक्सिमम एरिया दिखाना है, दिस इज अ फंक्शन। ध्यान रखो कंडीशन और फंक्शन दो पहचानने होते हैं हम लोगों को इस कंडीशन में। इसमें जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, जब हम मैक्सिमा और मिनिमा को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती, कंडीशन क्या है और फंक्शन क्या है। फंक्शन हमें कहां मिलेगा, जब वो चीज को बताएगा कि इसे मैक्सिमम प्रूफ करो या इसे आप मिनिमम प्रूफ करो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब इसने कहा जो इसका एरिया आता है, एरिया x इंटू वाई होता है। अब मेरा एरिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, जबकि हमें क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल पर डिपेंड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हमने डिफरेंशियल सीख रखा है वो केवल अभी वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सीख रखा है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, कंडीशन की हेल्प लेनी होगी, और कंडीशन की हेल्प में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकालना होगा। तो 50x माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ए। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशियल डी ए अपॉन डी एक्स, 50 माइनस 2x, यहां से 4, जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो मैक्सिमा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप जीरो के इक्वल रख देना। यहां से 50 माइनस 2 x इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू फाइनली आपको कितनी गेट हो जाएगी, 25 गेट हो जाएगी, ठीक है। इसका फिर से अगेन डिफरेंशियल कर देना आप लोग। जब आप इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, जिसका आपने एक बार किया है उसका फिर से क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशियल कर लेते हैं हम लोग। अगेन डिफरेंशियल यानी इस फंक्शन का जो फर्स्ट बनाई आपने, इस वाले का अगेन डिफरेंशियल कर लीजिए। इसका 50 का कितना हो गया, 0 हो जाएगा। 50 का कितना हो जाएगा, 0, और 2x का कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या पॉइंट निकाला है वो पॉइंट यहां रख दीजिए, d2a अपॉन dx स्क्वायर, x इक्वल टू 25 पर फंक्शन वैल्यू -2 यानी लेस देन 0, तो फंक्शन क्या बोला जाएगा, इज मैक्सिमा। क्या बोला गया, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 25 पर, ठीक है। क्योंकि डबल डेरिवेटिव में माइनस का साइन है, तो सर आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। x इक्वल टू 25 पर, यदि x 25 है तो यानी y भी कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे 25। लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट हो गए आपको, डायमेंशन यानी एडजेसेंट साइड्स दोनों पता लग गई कि लेंथ भी 25 और ब्रेथ भी 25, तो इसका मतलब इट्स गिवन रेक्टेंगल क्या बन गया, एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन है कि गिवन रेक्टेंगल एनक्लोज इन द सर्कल, वो क्या बनता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है वो आपको समझते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में 24 क्वेश्चन अच्छे से शो हो रहा होगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। फाइंड लिखा हुआ है कि आपको एक इंटीग्रल 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है इंटीग्रल सॉल्व जो करना है आपको, x प्लस 1 अपॉन x 1 माइनस का 2x ऑफ dx, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने है पार्शियल फ्रैक्शन से, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर फैक्टर बन रहे, क्या बन रहे, लीनियर फैक्टर। और जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आपको ज्यादातर मिलते हो, तो आप यू हैव टू मूव पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी यू हैव टू मूव, किस पे मूव करेंगे आप लोग, आप मूव करेंगे पार्शियल इंटीग्रल की तरफ,
ठीक है ना, यानी पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस का 2x इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एलसीएम ले लेना इसका, 1 माइनस का 2x प्लस b इंटू एक्स। यहाँ एलसीएम बराबर वाला एलसीएम, दोनों को आपने क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी मेरी। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, ठीक है, जब भी लीनियर फैक्टर बनते हैं आपके पास, सभी लीनियर फैक्टर को 1 बाई 1 जीरो के इक्वल रख दीजिए। सबसे पहले मैंने x को जीरो के इक्वल रखा ऑन बोथ साइड, लीनियर फैक्टर के केस में बता रहा हूँ। किस केस में? लीनियर फैक्टर केस में 1 बाई 1 जीरो के इक्वल रखो ऑन बोथ साइड में। x की वैल्यू को जीरो रखा तो 1 बचा, 0 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ जीरो रखेंगे आप तो ये तो जीरो बचा, कितना बच गया आपके पास, 1 माइनस जीरो प्लस बी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास a का सॉल्यूशन कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए फिर से 1 माइनस टू एक्स को जीरो के इक्वल, तो यहाँ से x का सॉल्यूशन कितना आ गया प्लस 1 बाई टू। एक्स का सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, यहाँ से 1 बाई टू आ गया। और जब x का सॉल्यूशन 1 बाई टू आ गया तो इसको फिर से ही पुट कर दीजिए पूरे साइड में, तो 1 बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स जीरो, तो जीरो आ गया, प्लस b इंटू 1 बाई टू, तो 3 बाई टू इज इक्वल टू b अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू फाइनली कितनी गेट हो गई, 3। ठीक है भाई, ए बी गेट, बी बी गेट, इसे फाइनली पुट कर दो इस रिक्वायरमेंट में जो आपने इसे मानी थी, इसको डाल दीजिए सपोज दैट सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड की तरफ मूव किए थे, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस टू एक्स का जो सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, वो कितना सॉल्यूशन आ गया है, a का सॉल्यूशन कितना है आपके पास 1, 1 अपॉन कितना आ गया आपके पास x, प्लस b का सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास 3, 3 अपॉन कितना आ गया 1 माइनस का 2x। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए, बस इस कंसेप्ट का उठा के इंटीग्रल कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रल का साइन है फ्रॉम फर्स्ट अप पहुंच जाइए। यहाँ पर क्या कर रखा है इंटीग्रल, आप भी इंटीग्रल कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस 3 बार आ गया 1 अपॉन 1 माइनस का 2x ऑफ dx। बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है भाई log mod ऑफ x। 3 बाहर आ गया, एज रीड इन योर माइंड, x बन गया 1 अपॉन एक्स। बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log 1 माइनस का 2x, और जिसको अपने माइंड में आपने x पढ़ा, अब उसका डिफरेंशियल कर दो, 1 का 0 माइनस 2x का कितना हो गया माइनस के 2, बस को डिवाइड में लिख दीजिए माइनस का 2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, खत्म। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका टॉपिक से थोड़ा क्लियर करा देता हूं आपको, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कैसे कैसे काम करना होता है, एक मिनट बात समझेंगे। देखिए, जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक, उसमें आपको बस एक छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। यदि आपके पास ऊपर कोई भी फंक्शन हो सकता है, सपोज दैट मैं 5x बोल रहा हूँ उसको, नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर बने हुए हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, तो लीनियर फैक्टरों को हमेशा आप ऐसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा करके, ठीक है। और लीनियर फैक्टर को हमेशा, जो भी लीनियर फैक्टर बनते हैं, पहले उनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद उनको 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप क्या करना, जीरो के इक्वल रखना, वहां से a और b आपको फाइनली निकलते चले। दूसरा केस, यदि डिनोमिनेटर में रिपीटेशन आ रहा हो, सपोज दैट इसमें रिपीटेशन आ गया, रिपीटेशन ने पावर 2 से करा दिया, रिपीटेशन आ रहा हो तो उसको कैसे लिखते हैं, रिपीटेशन को a अपॉन पहले 1 पावर फिर 2 पावर लिख लीजिए, b अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बीटा, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। चाहे तो आप 2 1 करके लिख सकते हैं, पावर को क्या लिख सकते हैं 2 1 करके। और यदि डिनोमिनेटर में ये कंसेप्ट आ जाए आपके पास 5x अपॉन क्या, कि भाई x माइनस अल्फा, और दूसरा आ जाए क्वाड्रेटिक कंडीशन, सपोज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बन के आ रही है ax प्लस bx प्लस c, यानी एक तो लीनियर आ गया और दूसरा क्वाड्रेटिक आ गया। तो आप कैसे लिखते हैं, लीनियर वाले को तो लिखने का तरीका सिंपल है, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा, यदि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनाते हैं, नीचे क्वाड्रेटिक है तो क्या बनाएंगे, ऊपर लीनियर बनाएंगे, नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर बनाने का तरीका हो गया bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास फंडामेंटल है जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। यदि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक आ जाए तो बात ध्यान रखो, नीचे क्वाड्रेटिक है ना तो ऊपर लीनियर बनता है हमेशा, ध्यान रखो। यदि नीचे क्वाड्रेटिक है तो क्या बनता है, हमेशा लीनियर बनता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ केसेस है जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है गाइस। पढ़ते हैं आगे, ओके दोस्त, चलिए अभी हम लोग जिस पे थे स्लाइड पे उस पे पहुंचते हैं।
ये हमारे पास क्वेश्चन था और हमने यहाँ तक बातें कर ली, यानी क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दैट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 इज सो इजी। 25 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। अब इस बात को थोड़ा समझेंगे। ये आपका क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है। उसमें एक टॉपिक होता था फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये उसी का ही टॉपिक से समझाऊंगा। इस चीज को थोड़ा समझना, कहना क्या चाह रहा है कंसेप्ट, देखिए। अब इस बात को थोड़ा आप समझेंगे। देखिए, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ गिवन बाय मोड। ये क्वेश्चन लिखा है इस तरह से, यदि आपको स्क्रीन पर सही शो नहीं हो रहा है मैं लिख देता हूं। मोड ऑफ 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल है भाई ये, ठीक है ना। यहाँ पे इतनी बात तो अब तुमको समझ में आ गई होगी दोस्त, ठीक है। अब मोड ऑफ 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स को ये कह रहा है कि बता वो पॉइंट बता जिस पॉइंट पर, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंटों का सेट बता जहां गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा। गिवन फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। छोटी सी बात समझ, दिस मॉडुलस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आपको पता होगा जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वे मॉड फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यानी मोड ऑफ 2x माइनस 1 इज अ कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स फंक्शन टिग्नोमेट्री फंक्शन, और टिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है इन देयर डोमेन, है ना। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गए, ये कैसे हो गए, डिफरेंशिएबल भी हो गए। तो यानी डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट जो मोड आया है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है और फिर उसके बाद किन पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अब उस बारे में समझ। ये फंक्शन, क्योंकि मोड आपको याद होगा, मोड एक्स फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस तो होता था, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 पर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है इसका, ठीक है ना। जो मोड फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस तो होते हैं, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो मोड के अंदर जो वैल्यू होती है ना उसको 0 के इक्वल रख दो, तो उसी पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये चेक करने का तरीका होता है, ध्यान रखना, बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। यदि आपको चेक करना है किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है मोड वाले कंसेप्ट में, तो मोड वाले कंसेप्ट में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इसका टर्निंग पॉइंट निकाल देते हैं। यानी जो भी मोड के अंदर लिखा हुआ है उसको 0 के इक्वल रख दो। 2x माइनस 1 को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो 2x इसके इक्वल आ गया 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। यानी मेरा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो बस रियल में से 1/2 को माइनस कर दे बस, तो उठा के। तो यानी हर पॉइंट पर फंक्शन मेरा क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल होने वाला। यही मुझे उसने पूछा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f given by mod of 2x minus 1 into sin x is differentiable। तो इसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप बता देना भाई, sin x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, mod 2x minus 1 इज ए कॉन्टिन्यूअस होता है, बट इट इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट x is equal to 1/2। इट मींस रियल माइनस 1/2 पे गिवन पूरा का पूरा फंक्शन, इसे बोल सकते हैं आप, इसे डिफरेंशिएबल होगा। ये पूरा फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है, अब ये पूरा फंक्शन तब डिफरेंशिएबल है जब रियल में से मैं -1/2 को खत्म कर दूंगा, तब ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। क्यों, क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, यदि कोई फंक्शन इज कंटीन्यूअस, gx इज बे कंटीन्यूअस, दो फंक्शन यदि आपस में कंटीन्यूअस है, उनकी प्रोडक्ट, उनका सम, उनका डिफरेंस उस गिवन इंटरवल पे भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। सेम डिफरेंशिएबल भी होता है। तो बात कहानी डिफरेंशिएबल किन पॉइंट पर नहीं होगा मोड वाले केस में, तो मोड के अंदर जो भी वैल्यू रखी होती है उसको 0 के इक्वल रख दो, यानी उस पॉइंट पर कभी फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चंस आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे सेक्शन बी के। ओके गाइस, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सेक्शन बी में जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चनों में आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन आए हैं, यानी 21 से और 25 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें आपको कितने आते थे कितने नहीं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मुझे ही पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छे से हुई थी या नहीं हुई थी। ओके, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट को हम थोड़ा समझेंगे क्या है हमारे पास।